मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर में एडमिशन की तारीख बढ़ी। राज्य के स्कूलों में 40,000 रसोइयों की होगी भर्ती। भोजपुरी फिल्म बनाने को लेकर सोनू सूद ने कहा ये। बिहार के जाबिर और अनन्या का ट्रेनिंग टीम में हुआ चयन, जाएंगे चीन। आरजेडी के 27वां स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने कहा ये। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर में एडमिशन की तारीख बढ़ी। अगर आप भी बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर में नामांकन लेने के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी किए गए इस मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने का समय 3 जुलाई तक दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 जुलाई 2023 तक कर दिया गया है। यानी कि जिन भी छात्रों का नाम इंटर में एडमिशन लेने के लिए पहली मेरिट लिस्ट में आया है वह 10 जुलाई 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि जारी किए गए इस मेरिट लिस्ट को छात्र OFSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहीं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर हुए रजिस्ट्रेशन के बाद शेष 25 सीटों के आधार पर दूसरी मेरिट लिस्ट और फिर तीसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठनके की चपेट में आने से हुई मौत पर सीएम ने जताया शोक। बीते दिन बिहार के विभिन्न जिलों में ठनके की चपेट में आने से 22 लोगों की जान चली गई, जिसमें रोहतास से 5, जहानाबाद में 3, गया व बक्सर में 2, औरंगाबाद व कैमूर में 1, जमुई में 3, बांका में 2, भागलपुर में 2 व कटिहार में 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं जिन भी लोगों की वज्रपात से मौत हुई है उनकी मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया है और साथ ही उनके परिवारों को मुआवजा देने की भी बात कही गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य में बांका में 2, बक्सर में 2, भागलपुर में 1, रोहतास में 1, जहानाबाद में 1, औरंगाबाद में 1 एवं जमुई में 1 व्यक्ति की वज्रपात से मृत्यु दुखद है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घर में रहें, सुरक्षित रहें। श्रावणी मेले के दौरान डीजे बजाने पर लगा प्रतिबंध। स्पेशल ट्रेन का परिचालन। श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से कांवड़िया पथ पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। वहीं अब जिला प्रशासन की ओर से श्रावणी मेले के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके लिए स्थानीय थानों को निर्देश भी दे दिया गया है। ऐसे में अगर प्रशासन के निर्देश को न मानते हुए किसी के द्वारा डीजे बजाया जाता है तो उस पर तत्काल रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेले पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से 5 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के साथ 2 जोड़ी और श्रावणी स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है, जिनमें गाड़ी संख्या 03266 और 03265 पटना भागलपुर पटना श्रावणी मेला स्पेशल और गाड़ी संख्या 03206 और 03205 मोकामा जसीडीह मोकामा श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन शामिल है। बता दें इस बात की जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में लगेंगे गन्ना आधारित उद्योग। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार राज्य में महाराष्ट्र की तर्ज पर ही गन्ना आधारित उद्योग लगाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए महाराष्ट्र में लगे गन्ना उद्योग का अवलोकन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। ऐसे में अब अधिकारी महाराष्ट्र के गाँव में जाकर देखेंगे कि वहाँ के लोग कौन सा बीज डालते हैं जिससे गन्ने से अधिक रस निकलता है। इसके साथ ही उन्होंने गन्ना आधारित उद्योग लगाकर बिहार के लोगों को रोजगार देने की बात कही और साथ ही गोदामों के आकार को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक पैक्स में 500 सदस्य बढ़ाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य के स्कूलों में 40,000 रसोइयों की होगी भर्ती। बिहार मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के द्वारा बहुत जल्द ही राज्य के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की कमी को दूर करने के लिए 40,000 रसोइयों की बहाली की जाएगी। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी से रिक्तियां भी मांगी गई है, जिसकी रिपोर्ट पदाधिकारियों को 7 जुलाई तक देनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए वर्ष 2016 से रसोइयों को नहीं रखा गया है, जिस वजह से राज्य के 30 से 35% ऐसे स्कूल है जहाँ नियमानुसार रसोइया नहीं है। मालूम हो कि रिपोर्ट के आधार पर ही जिला शिक्षा कार्यालय के निर्देश पर विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा स्कूलों में रसोइयों के पद पर गांव या फिर पंचायत की महिला को बहाल किया जाएगा। बता दें कि प्रत्येक रसोइयों को मानदेय के रूप में 1,650 रुपए महीना मिलता है। वहीं अगर किसी रसोइया की कार्यरत रहने पर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार की ओर से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। बिहार के 28 जिलों में इस महीने शुरू होगा जियो का ट्रू 5G नेटवर्क।
बहुत जल्दी बिहार वासियों को जियो का ट्रू 5G नेटवर्क का लाभ मिलने वाला है। बता दें कि रिलायंस जियो के द्वारा जियो का ट्रू 5G नेटवर्क को देश के कई शहरों में लॉन्च कर दिया गया है। वहीं बहुत जल्द ही इसका लॉन्च बिहार के 28 जिलों में भी होने वाला है। बता दें कि इसकी तकनीकी तैयारी के साथ ट्रायल भी पूरा हो चुका है। वहीं अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह सेवा इसी माह के अंत तक बिहार वासियों को मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि लोग हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भी राज्य के कुछ ऐसे जिले हैं जहां जियो का ट्रू 5G नेटवर्क का सेवा मिल रहा है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, बिहार शरीफ, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार व आरा शामिल है। इन सब के अलावा अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया गया है कि साल के अंत तक भारत के हर शहर में जियो का ट्रू 5G नेटवर्क सेवा उपलब्ध रहेगा। भोजपुरी फिल्म बनाने को लेकर सोनू सूद ने कहा ये आज यानी बुधवार को बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार को लेकर अपने लगाव के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि बिहार से उनका अटूट रिश्ता है। जब वह कॉलेज में थे तो उनके बिहार के कई लड़के दोस्त थे। उन्होंने कहा कि वे बिहार आते रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वे बिहार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके कि लोग कहें कि ऐसा ही होना चाहिए। वहीं राजनीति में कदम रखने को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने जब मदद करना शुरू किया था तब से कई इलेक्शन आकर चले गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि राजनीति से और भी बड़े बैटल ग्राउंड्स है जहां पर मैं खड़ा हूं। जब आप लॉर्ड ग्राउंड में खेलते हैं तो फिर रणजी ट्रॉफी की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे राज्यसभा से भी ऑफर आए थे, मगर अगर मुझे करना होता तो मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। मुझे लगता है कि मैं उस समय रेडी नहीं था और जब समय तय होगा तो कर लेंगे। भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छे स्क्रिप्ट रहने पर मैं जरूर करूंगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि आज मैं यहाँ से लिट्टी चोखा बनाना सीख कर जाऊं। तुतला भवानी वाटरफॉल ने लिया रौद्र रूप। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश की वजह से तिलौत के तुतला भवानी स्थित वाटरफॉल ने रौद्र रूप ले लिया है। बता दें कि बीते दिन कैमूर पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश की वजह से झरना का फ्लो अचानक से काफी बढ़ गया। ऐसे में वे श्रद्धालु जो तुतला भवानी देवी स्थान में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें एहतियात के तौर पर वाटरफॉल के कुंड में स्नान करने से रोक दिया गया है, ताकि इन श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना न घटे। बता दें कि रौद्र रूप धारण किए इस वाटरफॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। मालूम हो कि इस वाटरफॉल से बरसात में 4 महीने तक जलप्रपात से झरना गिरता है, जिसका दृश्य काफी मनोरम होता है, लेकिन बीते दिन से यह मनोरम दृश्य रौद्र दृश्य में बदल गया है। बिहार के जाबिर और अनन्या का ट्रेनिंग टीम में हुआ चयन, जाएंगे चीन। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले मोहम्मद जाबिर और दूसरी बिहार की रहने वाली अनन्या का चयन चीन में होने वाले एशियाई खेलों के लिए किया गया है। बता दें कि इस खेल के लिए ट्रायल टॉप में 4 भारतीय खिलाड़ियों का चयन भारतीय कराटे टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें 2 खिलाड़ी बिहार के भी शामिल है। मालूम हो कि चीन में यह एशियाई खेल 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। वहीं एशियाई खेलों में बिहार के 2 लोगों का चयन होने पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी गई और कहा गया कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद ने इसे फिर साबित किया है। जाबिर और अनन्या का चयन एशियाई खेलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है। ये बड़ी बात है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोनों एथलीट एशियाई खेलों की टीम में जगह बनाकर देश और बिहार का नाम रोशन करेंगे। आरजेडी के 27वां स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने कहा ये आज यानी कि 5 जुलाई को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस है। ऐसे में प्रदेश कार्यालय और साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां झंडोत्तोलन के बाद युवा आरजेडी और छात्र आरजेडी के साथियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलामी दी गई। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा समारोह का उद्घाटन किया गया। वहीं आज राजद के 27वें स्थापना दिवस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट कर लिखा गया है कि आप सभी प्रिय साथियों को राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतर 26 वर्षों से मिल रहे आपके अपार सहयोग, अखंड विश्वास और अटूट प्रेम के हम सभी आभारी हैं। अंबेडकर, गांधी, लोहिया, कर्पूरी और लालू जी के समाजवादी विचारों पर चलते हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास ने राजद को प्रदेश में लगातार नंबर 1 पार्टी बनाया है। आइए इस स्थापना दिवस पर हम संकल्प लें कि देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए एकजुट होकर 9 वर्षों से केंद्र में बैठी किसान, युवा, छात्र, महिला, कर्मचारी, व्यापारी और संविधान विरोधी तानाशाही बीजेपी सरकार को बदलेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी की रहनुमाई में हम वंचितों, उपेक्षितों, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों और युवाओं के हितों के लिए निरंतर संघर्ष कर एक विकसित, खुशहाल एवं शांतिप्रिय समाज का निर्माण करेंगे।
यूजीसी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। जल स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज से नहीं पिछले 20 से 25 सालों से है। दो को उन्होंने लागू कर दिया तो स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है और देश में उनकी बड़ी ताकत भी है, इसलिए तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे। इस मुद्दे पर बात विवाद होगा, चर्चा होने दीजिए। भाजपा की सरकार यदि रहेगी, आज रहे, ये अगली सरकार चुनकर अगर आ जाती है और लोगों ने उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में है उसे लागू करेंगे ही करेंगे। जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तब ये मुद्दे उनके घोषणा पत्र में था, लागू नहीं हुआ था। अब जनता जो वोट करके उन्हें सरकार में ला रही है तो स्वाभाविक है कि लागू करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री ने के पाठक को भेजा पीत पत्र। जब से बिहार शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक को सौंपी गई है तब से लगातार शिक्षा विभाग खुद में हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को वेशभूषा सुधारने का निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि किसी भी अधिकारी या कर्मी को कार्यालय जींस और टी शर्ट में नहीं आना है। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को कार्यालय खुला रखने हेतु भी पत्र जारी किया गया था, जिससे कि अधिकारियों को देर शाम तक कार्य करना पड़ रहा है। वहीं इससे पहले अपर मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया था कि राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक बिना किसी जानकारी के गायब नहीं होंगे और ऐसा होता है तो उनके वेतन को काट लिया जाएगा और इन सबके साथ शिक्षकों को अपनी मौजूदगी 2 बार दर्ज करवाने को भी निर्देश दिया गया था। ऐसे में इन सभी मामलों को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा के पाठक को पीत पत्र भेज दिया गया है। बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर एसोसिएशन ने पीएम को लिखा पत्र। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री गौरव लाभ के द्वारा बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में मिलने वाले अनाज का बंदरबाट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री को अनाज आवंटन में हुई गड़बड़ी के बारे में जानकारी दी गई और इस गड़बड़ी की जाँच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसोसिएशन के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कोरोना काल के दौरान जन वितरण दुकानों में अनाज का वास्तविक रूप से आवंटन नहीं हुआ और इसकी जानकारी केवल कागजों में सिमट कर रह गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरत की बात यह है कि कुछ स्थानों पर मृत जन वितरण दुकानदारों को भी अनाज आवंटित किया गया। वहीं जब इस मामले का खुलासा हुआ तो बचने के लिए मृत दुकानदार के परिजन को टैग कर आवंटित अनाज दिखाया गया। मालूम हो कि लगाए गए आरोप के अनुसार राज्य भर में लगभग 4.5 लाख अनाज की हेराफेरी का अनुमान लगाया गया है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 250 करोड़ के आसपास है। विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर संदेह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों की होने वाली दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में होने वाली थी, उसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने पर संदेह की स्थिति बन गई है। दरअसल आज यानी कि बुधवार को ममता बनर्जी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले महीने हेलीकॉप्टर के आपात लैंडिंग में घायल होने के कारण घुटने का ऑपरेशन करवाया जाना है, जो कि इसी सप्ताह कोलकाता के SSKM अस्पताल में होगा। ऐसे में अब बेंगलुरु में विपक्षी दलों के होने वाली बैठक में उनके शामिल होने पर संदेह बना हुआ है। लेकिन अगर वह बैठक में शामिल नहीं हो पाती हैं तो उनके स्थान पर तृणमूल कांग्रेस का कोई और प्रतिनिधि शामिल होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने हेलीकॉप्टर के आपात लैंडिंग में ममता बनर्जी को घुटने, हाथ व कमर में चोट लग गई थी। बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को बनाया भारतीय चयन समिति का नया अध्यक्ष। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर अजीत अगरकर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बता दें कि अजीत अगरकर एक सिफारिश 3 सदस्यीय CSC के सर्वसम्मति से की गई थी। मालूम हो कि अजीत अगरकर ने पहले ही IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब अजीत अगरकर के द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से वेस्टइंडीज दौरे के लिए T20 टीम का चयन करने के लिए चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही उनके जिम्मे वर्ल्ड कप 2023 की टीम चुनने की भी जिम्मेदारी होगी। 45 साल के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अगरकर ने 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने क्रमशः 58 विकेट, 288 विकेट और 3 विकेट अपने नाम किए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, अनवर करीम खान, कमलेश्वर, PD सिंह, मोहम्मद जैनुल, कुमारी संजना, कन्हैया कुमार, मृत्युंजय कुमार, पप्पू कुमार, राजकिशोर महतो, अजीत पोरस, नौसद अंसारी, गौरव, बाबूलाल मरांडी, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में मौजूद सभी जलप्रपात में आपका पसंदीदा जलप्रपात कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।